नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं अपने नियमित गेस्ट बाबा रामदास जी का। बाबा जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। जय हो, जय हो। दर्शकों, नूह मेवात का दंगा, नूह मेवात का दंगे के बाद क्या होता है? अमूमन कार्रवाइयां चलती हैं। खट्टर सरकार 2 या 3 दिन के बाद खट्टर सरकार, हरियाणा पुलिस जगी। जिस तरीके से नूह में घटनाएं हुई वो आप सबको पता है। आगे क्या क्या हो रहा है वो समाचार चैनलों का काम है बताना। हम यहाँ समाचार नहीं बताते प्रारब्ध के इस मंच पर। लेकिन बाबा रामदास जी से ये जरूर बात करेंगे क्योंकि आपके पास हरियाणा के जमीनी सूत्र होते हैं, जमीनी संवाद होते हैं। तो ये जरूर पता लगाने का प्रयास करेंगे कि कार्रवाइयां जो हो रही हैं राज्य सरकार की तरफ से, राज्य पुलिस से बहुत सारी हो गई हैं। हमने वीडियो कर भी दिया है, उस पर बातचीत भी कर दी है। लेकिन हरियाणा में न सिर्फ विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, बल्कि सामने जो पहले है उसके वो है 2024 का लोकसभा चुनाव। आइए जरा बाबा रामदास जी से ये जानने का प्रयास करते हैं कि नूह मेवात के दंगों का हरियाणा के विधानसभा या लोकसभा 2024 के चुनाव पर क्या असर कोई देखते हैं आप बाबा? अवनीश जी, मैं थोड़ा सा आपको 5 साल पीछे ले जाऊंगा। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो हरियाणा ने 10 की 10 सीट दी थी भाजपा को, ठीक। और शायद वोट प्रतिशत अगर मुझे ठीक से याद है तो 54% के आसपास। तो बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित ये कयास लगा रहे थे कि इस हिसाब से तो 70+ सीट आएगी हरियाणा में। 90 सदस्यों की विधानसभा है। तो लोकसभा में जिस हिसाब से हरियाणा ने मतलब झोली भरी थी वोटों से भाजपा की, तो बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित कहते थे कि 70 से ऊपर सीट आएगी। और तभी एक क्लिप वायरल हो गई थी हुड्डा साहब की दिल्ली में, जिसमें वो अपने कांग्रेस लीडरशिप से कह रहे थे कि खाता नहीं खुलेगा हम लोग का, 12-14 सीट आएगी पूरे हरियाणा में। पर सब जब रिजल्ट आया था ना तो अप्रत्याशित रिजल्ट था और भाजपा 40 सीट पे सिमट गई थी। और बड़ी मुश्किल से जजपा दुष्यंत का समर्थन लेके एक लंगड़ी सरकार जो है चल पाई है। तो सर, हरियाणा इतना वॉलेटाइल स्टेट है और हरियाणा इतना समझदार स्टेट है कि ऊपर उनको मोदी चाहिए, उसमें कोई संशय उनको नहीं है। परंतु हरियाणा में खट्टर नहीं चाहिए, ये एकदम क्लियर है। तो सब 10 अच्छा, ये हरियाणा एक और चीज के लिए कुख्यात रहा है। हर साल रोटी पलट के सेकने वाला जो इनका रिवाज है, हर 5 साल में इनको सरकार बदलनी है। जबकि सर, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, मैंने देखा है सर, हरियाणा जैसी सरकार और हरियाणा जैसा डेवलपमेंट और हरियाणा जैसा समाज, उन्नत समाज, कुछ मामलों में बहुत बैकवर्ड है, बहुत मतलब सोच इनकी भी बहुत मतलब रिजिड है, अपनी जड़ों से इतनी कस के पकड़े हुए हैं हरियाणा वाले, वो उनकी खासियत है। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था कि कोई समाज अगर अपनी जड़ों को पकड़े हुए है, कोई समाज अगर अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, तो ये उसकी कमी कहाँ है? ये तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी। नहीं, बिल्कुल कुछ मामलों में दकियानू सोच हो जाती है ना। पर इसके बावजूद सर, हरियाणा ने जो काम किया है अपने समाज के लिए, हरियाणा सरकारों ने, किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हरियाणा सरकारों ने। सर, हरियाणा और हिमाचल की यह सबसे बड़ी खासियत है कि वहां चाहे भाजपा आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाए, जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित नहीं होता। तो हरियाणा में तो मैं अगर आपको खेती किसानी और अन्य चीजों पे अगर बताने लगूंगा तो आपको ताज्जुब हो जाएगा कि हरियाणा इतना विकसित है। खैर, तो सर, बात यह है कि हर 5 साल में रोटी पलटते हैं, पर इस बार रिकॉर्ड टूट गया। लगातार 10 साल खट्टर साहब राज कर गए, तो हरियाणा में खट्टर साहब के खिलाफ थी बड़ी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी।
और हर बच्चा बच्चा कहता था कि इस बार तो खट्टर साहब जा रहे हैं, अब तो कांग्रेस वापस आएगी, जिससे मतलब भाजपा के कट्टर समर्थक से भी यदि आप पूछ लेते तो वो कहता कि यार भाजपा तो जा रही है, कांग्रेस वापस आ रही है। पर नूह मेवात की इस घटना ने सर पूरी कहानी पलट कर रख दी। आई एम सॉरी टू से, बैड लक फॉर कांग्रेस। सर नूह ने पूरा स्टोरी ट्विस्ट आ गया सर कहानी में। नूह ने वापस भाजपा को संजीवनी दे दी। अब बातचीत में आप शायद कुछ कहना चाहते थे। अच्छा, आप जब ये कह रहे हैं, आपने शुरुआत की कि साहब जो है रोटी पलट जाती है, फिर आपने पिछले चुनाव की कहानी बताई कि लोग कह रहे थे कि 90 में से 70 सीटें आ जाएंगी, लेकिन 40 आ गई। फिर अचानक आपने नूह के संदर्भ में इस पूरे खेल को पलट दिया। अब अगर मैं ये आपसे पूछूं कि नूह के मामले के बाद, नूह दंगों के बाद, अगर हरियाणा की राजनीतिक चेतना विधानसभा चुनाव में इस तरीके से बदली है, जहां आप ये देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार की, यानी कट्टर सरकार के वापस आने की उम्मीदें अब आपको दिख रही हैं, तो ऐसा क्यों? क्या नूह मेवात में सरकार ने, कट्टर सरकार ने नूह मेवात के दंगों के बाद जो एक्शन लिया उसकी वजह से है, या जो नकारात्मकता दिखाई दी एक वर्ग विशेष द्वारा नूह मेवात में उसकी वजह से? आखिर किस वजह से ये मामला पलटा है? सर मामला पलटने का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि देखिए हरियाणा में कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है और मात्र 3% वोट का स्विंग 10 से 15 सीटें इधर से उधर कर देता है। मात्र 3%। बिल्कुल ठीक। और सर नूह मेवात की घटना ने वो स्विंग भाजपा के पक्ष में पैदा कर दिया। उसका कारण यह है सर, उसका कारण यह है कि इस घटना में हिंदू पक्ष की कोई गलती थी नहीं, सच यही। सर एक बात बताइए ना, मैंने आपको कुछ कह दिया तो क्या आप मेरा घर फूंक देंगे? बाता बाती में मैंने आपको वीडियो बना दिया है, मैंने आपको साले बोल दिया, आपने पूछा हेलो कौन बोल रहा है, मैंने बोल दिया मैं तेरा फूफा बोल रहा हूं। हरियाणा में एक आम सी कहावत है ना, आपस में हंसी मजाक में कह देते कि ओ कौन बोल रहा है, तो तेरा फूफा बोल रहा है, तेरा जीजा बोल रहा है। तो सर आप मेरा घर फूंक देंगे क्योंकि मैंने आपको मजाक में या सीरियसली भी कुछ बोल दिया, मैंने आपको गाली दे दी, आप मेरा घर फूंक देंगे, अच्छे आदमी मार देंगे हैं? सर ये ज्यादती थी। और दूसरी बात है सर, नूह मेवात मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं, इसमें कोई सर वहां पे प्रशासन नाम की चीज ही नहीं थी। और सरकारें जो हैं वो सोई हुई थी। तो आप बताइए ना, नूह में अब हिंदू जो है अपनी जलाभिषेक यात्रा नहीं निकाल सकता, जो कि हमेशा से चली आ रही है, पहली बार नहीं निकल रही थी, पुलिस की परमिशन थे, पुलिस डिप्लॉयमेंट के बाद निकल रही थी। बिल्कुल। और जलाभिषेक यात्रा निकली और साइबर थाना फूंक दिया गया। आप बताइए ना, तो क्या सर आम पब्लिक इन सारी बातों को समझती है? सर पब्लिक बेवकूफ नहीं होती। तो एक तो ज्यादती हुई थी हिंदू पक्ष के साथ, इसको पूरे हरियाणा ने स्वीकार किया है, नंबर 1। नंबर 2, सर आप अगला प्रश्न पूछ लीजिए, तब हम नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ठीक बात है। तो इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न
आप जब कह रहे हैं कि नूह मेवात की घटना ने ये बता दिया है पूरे हरियाणा समाज को कि ये एक समस्या बड़ी है, तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि नूह मेवात की दुरुस्तगी, उसका अस्थायी इलाज, इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन, लोगों को ये उम्मीद है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कोई रहेगी तो वो करेगी, इस वजह से ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है प्रो बीजेपी? सर बात यह ना कि योगी जी ने पूरे देश के सामने गवर्नेंस का एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया है कि दंगाइयों को ऐसा सबक दो कि फिर जीवन में कभी भी भविष्य में दंगा करने की हिम्मत न कर सके। तो योगी जी का तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस घर से पत्थर चलेंगे उस घर को पत्थर में तब्दील कर दो। दंगा फसाद भी करोगे और सरकारी जमीन पे कब्जा भी करोगे तो दंगाइयों का, गुंडों का, बदमाशों को किसी भी तरीके से समाज में सरवाइव मत करने दो। और दंगाई, गुंडा, बदमाश, माफिया जो होता है वो तो कानून की परवाह करता नहीं। आप बताइए ना। ठीक बात। वो कहते हैं आपने नोटिस नहीं दिया बुलडोजर चलाने से पहले, तो लोगों ने कहा इन्होंने दंगा करने से पहले नोटिस दिया था, इन्होंने साइबर थाना फूंकने से पहले नूह में नोटिस दिया था। खैर, तो सर एक तो जो योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है ना, उसने पूरे देश में एक प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि दंगाइयों से सख्ती से निपटो। आपको याद होगा कि वो एक त्यागी जी वाला कांड हुआ था नोएडा में। तो नोएडा में त्यागी जी एनक्रोचमेंट कर रहे थे, एक महिला उनसे जाके भिड़ गई। त्यागी जी स्थानीय नेता थे, तो नोएडा प्रशासन पे प्रेशर था कि जो है उनका एनक्रोचमेंट हटाया जाए। तो त्यागी जी का एनक्रोचमेंट क्या था, एक छोटी सी जाली लगी हुई थी और छोटा सा एक उन्होंने डेकोरेशन के लिए लकड़ी का एक पिलर टाइप का बनवा रखा था। तो उसको तोड़ने के लिए 4 ठो लेबर भेज दिया हैमर के साथ, अपने घन बड़े वाले हथौड़े के साथ। तो पब्लिक वहां खड़ी हो गई, नहीं बुलडोजर चाहिए। मतलब गुंडे का मान मर्दन करना है तो हथौड़े से नहीं, हम तो स्वीकार है, बुलडोजर लाके इसका मान मर्दन किया जाए। तो सर बुलडोजर जो है ना, माफिया, गुंडा, बदमाश, दंगाई का मान मर्दन करने के लिए बुलडोजर एक प्रतीक बन गया। प्रतीक। और हरियाणा की सरकार आमतौर पे बुलडोजर इस्तेमाल नहीं करती थी। सर इस दंगे के बाद इतना ज्यादा गुस्सा था पब्लिक में कि खट्टर साहब को भी मजबूरन, हम लोग ने मजाक में कहा कि यूपी से बुलडोजर मंगवाना पड़ा। तो ऐसा बात तो नहीं, जेसीबी तो हरियाणा में भी है। परंतु पब्लिक में जो बात चल रही थी, जो हेडलाइंस बनी है, वो क्या है कि बाबा का बुलडोजर अब हरियाणा में भी आया। तो सब देखिए, चुनावी राजनीति है क्या, इट इज अ गेम ऑफ पब्लिक परसेप्शन। बिल्कुल, है ना। तो पब्लिक का जो गुस्सा था उसको शांत करने के लिए खट्टर साहब को बुलडोजर चलाना पड़ा। और सर एक बात बता दूं, गुंडे बदमाशों को कंट्रोल करने का ये तरीका तो बहुत प्रभावी है। ये तो हम आप यूपी में भी देख रहे हैं। जिस घर से पत्थर चला, जिस घर से पत्थर चला वह घर नेस्तनाबूद होगा। सर ये मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है समाज के लिए। तो सर वो जो 3% का जो स्विंग चाहिए था ना भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए, तो ये जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस थी ये कांग्रेसी फोर्सेस हैं। वहां के 3 जो मुसलमान विधायक हैं वो तीनों कांग्रेसी हैं। नूह मेवात की जो स्थानीय जनता है वो कांग्रेसी वोटर है। तो मैसेज गया कि एक कांग्रेसियों का दंगा था। कांग्रेसियों ने हिंदू शांति प्रिय, शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही एक हिंदू धार्मिक यात्रा पे दंगा किया और
इतना मतलब 4,000 लोग एक शिव मंदिर में शरण लेके जान बचा रहे हैं, जिसमें बच्चे महिलाएं हैं, और पुलिस को आखिरी ताकत लगा के उनको किसी तरह रेस्क्यू करना पड़ा। तो ये वो भाजपा हरियाणा के लोगों को ये समझाने में सफल रही कि यह कांग्रेसी भीड़ थी जिसने वहां पे हिंदुओं की यात्रा पे हमला किया। तो कांग्रेस के साथ एक बड़ा विडंबना है ना, पूरे देश में कांग्रेस कहती है कि हमको मुस्लिम परस्त पार्टी के रूप में स्थापित करने में मोदी की भाजपा कामयाब हो गई, इसीलिए ने ये फर्जी तिलक लगा के और दत्तात्रेय ब्राह्मण बन के जो ये नाटक इनको सॉफ्ट हिंदुत्व का करना पड़ता है, धोती पहन के तान चौड़ी करके जो चलते हैं राहुल जी, वो क्या है, इसी परसेप्शन को तोड़ने का तो काम है ना सर। वो परसेप्शन हरियाणा में स्थापित हो गया कि कांग्रेसियों ने हिंदू यात्रा पे हमला किया। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। आप देखिए, सामान्यतः जब राष्ट्रवाद की तरफ से चर्चा होती है या प्रो बीजेपी चर्चा होती है, तो ये आरोप लगाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास होता है। और आपने बाबा जी अपनी बातचीत में कहा कि ये हिंदू मुसलमान दंगे से ज्यादा ये कांग्रेस प्रायोजित दंगा था नूह और मेवात का, और इसको हरियाणा के समाज ने, हरियाणा के वोटर ने पहचान लिया। तो ये क्या अकेली एक वजह है? दूसरा, आप दूसरा बिंदु बता रहे थे जिसको आपने कहा कि पहले हम प्रश्न पूछ लें, उसके बाद आप बताएंगे जी। सर, हरियाणा की पॉलिटिक्स में हालांकि जातीय, मैं मतलब आई एम नॉट अ कास्टिस्ट, मैं जात शब्द से मुझे जो है ना चिढ़ होती है, क्योंकि मैं कतई जातिवादी नहीं। पर सर, हरियाणा की पॉलिटिक्स भी पूरी तरह आकंठ जातिवाद में डूबी हुई है, और हरियाणा की जो जाट वोटर है, जाट पॉलिटिक्स है, उनको खट्टर साहब से बड़ी दिक्कत है। तो सर, जैसे ही दंगा हुआ तो कांग्रेस सचेत हुई, और कांग्रेस ने बड़ी मुश्किल से हरियाणा के जाटों को यह समझाने की कोशिश की है कि नहीं नहीं, तुम हिंदू नहीं हो, तुम जाट हो। क्योंकि यदि जाट ने अगर अपनी हिंदू आइडेंटिटी से अपने आप को जोड़ा, यदि जाटों में हिंदू आइडेंटिटी हावी हुई, तो निश्चित रूप से उनका झुकाव भाजपा की तरफ हो जाएगा, जो कि लोकसभा के चुनाव में रहता है। तो कांग्रेस पूरी ताकत से जाटों को यह समझाने की कोशिश करती है कि नहीं नहीं, तुम हिंदू नहीं हो, तुम जाट हो। तो जैसे ही दंगा हुआ तो कांग्रेस को यह चिंता हुई कि अरे यार, जाट कहीं हिंदू में खुद को समझने लग जाए, कहीं जाट को यह न लगे कि अरे यार, ये तो हमारे पे हमला हुआ है, हिंदू पे हमला हुआ है। तो उन्होंने तुरंत चारों तरफ से जो जाटों की जो कुछ खापों में कुछ कट्टर कांग्रेसी, न कांग्रेसी जाट जो थे, वो सक्रिय हुए। नहीं नहीं नहीं, हमारा इस दंगे से कोई मतलब नहीं है, गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुनी तहजीब हमारे भाई हैं। तब तक कुछ लोगों ने कहा कि बाइकआउट बाइकआउट बाइकआउट, किसी को घुसने नहीं देंगे, याक कर देंगे, पक कर देंगे, हैं, खाली कर दो वाली जो होते हैं ना, कुछ फ्रेंच एलिमेंट तो होता ही है समाज में। और जब राजनीति हो रही है इसी बात की, तो उधर से बाइकआउट की और खाली कर दो की जब आवाजें आने लगी, पहले 14 गांव से आई, अब मैंने सुना बढ़ के वो गांव 70-80 हो गए हैं। 70-80 गांव ने ये घोषणा कर दी है कि हम किसी को घुसने नहीं देंगे, विधर्मी को। अब इस पे कांग्रेस को लगा कि अरे यार, ये तो मामला बहुत तेजी से पलट रहा है, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि नहीं, जाट जो है वो हिंदू नहीं है, जाट हिंदू नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है दंगे से, हमारा कोई मतलब नहीं है दंगे से। तो सर, ये तो आप बीजेपी की जाल में बहुत बुरी तरह फंस गए। सर, आप किसी को ये बोले, किसी जाट को ये समझाएं कि तुम हिंदू नहीं हो, तो सर कुछ तो पानीदार होते हैं ना। बोला अरे साला, तुम अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपने वोट बैंक के लिए हमको हिंदुत्व से अलग करना चाहते हो, है? ये कौन तरीका है? मतलब तो तुमको वोट देने के लिए अब हम हिंदू ना रहे? सर, ये बुमरैंग कर गया।
कांग्रेस की बिल्कुल कुछ सही ये बात, राजनीति थी। बिल्कुल सही बात है। और आपने एक बात जो कही अभी अभी कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या कांग्रेस को वोट देने के लिए या कांग्रेस का समर्थन करने के लिए हिंदू को अपने हिंदू की आइडेंटिटी को किनारे रख देना क्या? पड़ेगा। यानी हाँ। पहले एक हिंदू खुद को ये कहे कि हम हिंदू नहीं हैं और समझना शुरू करे, तब वो कांग्रेस का समर्थन होगा। ये बहुत बड़ी कीमत है सर। और शायद यही वजह है कि उत्तरोत्तर कांग्रेस का जो है वो नीचे की तरफ यात्रा उनकी चालू है। और वो भी जी। तब जब आप देखिए वहीं बगल के मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर को लेके दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में झगड़ा हो जाता है, कौन कितना रिसीव करता। तो खैर कांग्रेस तो बार बार अलग अलग अपना मूड चेंज कर रही है। और ये ठप्पा तो इस देश के विपक्ष पर लग ही गया है कि अगर कोई राष्ट्रवाद का नाम लेता है तो बाय डिफॉल्ट प्रो बीजेपी, अगर कोई इस देश के वंदे मातरम और जय हिंद बोलता है तो वो भी हो जाता है प्रो बीजेपी। ये पता नहीं, ये उपमा इन्होंने खुद दिया है विपक्ष ने भाजपा को, कि पर्यायवाची बना दिया है प्रो इंडियन, अगर आप हैं प्रो भारतीय हैं। अच्छा सर, अब यहाँ जी कांग्रेस की सभाओं में भारत माता की जय और वंदे मातरम का कोई नारा अगर कोई उत्साही कार्यकर्ता लगा देता है तो तो हमने मना ऐसे किया। सैकड़ों वीडियोस देखे हैं कि तुरंत मना किया जाता है। हे, रुको, ये नारा नहीं। क्योंकि भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाने से उस सभा में मौजूद मुस्लिम वोटर नाराज होता है। इसलिए ठीक है, मुसलमान वोटर को खुश करने के लिए वंदे मातरम नहीं बोलना है, भारत माता की जय नहीं बोलनी है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, तो अब मैं आपसे दो चीज पूछूं, हाँ दो चीज पूछूं। जी। पहली चीज ये कि आपने जब कहा कि पोलराइजेशन कराने का प्रयास किया कांग्रेस ने, एंटी हिंदू जाटों को अलग करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें उनकी कितनी कामयाबी मिली वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक प्रश्न को आप फिर से जरा सा जवाब दीजिएगा जो मैंने पहले पूछा था कि क्या नूह मेवात का परमानेंट इलाज इन दंगों के बाद बीजेपी की ही कोई सरकार कर सकती है? क्या ये फीलिंग आई है जिसकी वजह से ये सकारात्मक बदलाव है? और दूसरा, अगर कांग्रेस जाठों में तुम हिंदू नहीं हो की भावना पैदा करने का प्रयास कर रही है, तो क्या जो गैर 36-38 जातियां हैं हरियाणा में जो काफी प्रोमिनेंट रोल अदा करती हैं वोटिंग में, वो एक जगह और मजबूती से कंसोलिडेट हो रही हैं, थोड़ा बहुत जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से जो छिटक रही थी? इन दोनों चीजों पे बताइएगा। सर वो किसी हकीम के पास एक आदमी गया, उसके अंगूठे में चोट लग गई थी, तो उसके अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा था। तो हकीम साहब बोले तो मैं 1 सेकंड में अभी ठीक कर देता हूँ। तो आपके अंगूठे का दर्द 1 सेकंड में ठीक हो जाएगा। तो बोला कैसे? बोले ये लीजिए। उन्होंने हथौड़ा उठाया और खींच के हथौड़ा उनके दूसरे वाले पैर के घुटने पे मार दिया हथौड़ा। तो वो हथौड़े की उस चोट से घुटना के दर्द से बिलबिलाने लगे। तो बोले ये क्या किए? बोले अब अंगूठे वाला दर्द नहीं हो रहा है, अब आपको अब तो घुटने में दर्द हो रहा है, अंगूठे का दर्द चला गया है अब। सर बात यह है कि कांग्रेस जो है ये यही मूल समस्या की जड़ है और ये अपने वोटर का तुष्टीकरण करती है और अपने इस मुस्लिम वोटर का तुष्टीकरण करके उसको सिर पर बिठाती है। सर ये बात देखिए, आमतौर पे हरियाणा में कोई बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम डिवाइड है नहीं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम कंसंट्रेशन है वो सिर्फ नूह मेवात की 3 तहसीलों में, 3 सीट पे मान लीजिए है ज्यादा। इसके अलावा पूरा का पूरा हरियाणा जो है ना, वहां पे कोई जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो एकदम नगण्य है, 1-8% होगी। तो कोई न्यूसेंस नहीं है ना। परंतु नूह मेवात के इस घटना ने इस सेंटिमेंट को पूरे हरियाणा में सक्रिय कर दिया है और जो 3% का स्विंग बीजेपी को चाहिए था वो दे दिया है बीजेपी के पक्ष में। और जो एंटी इनकम्बेंसी का भाव पैदा हुआ था पब्लिक में,
कि 10 साल से खट्टर साहब राज कर रहे थे, तो अब जो है एक बार कांग्रेस को मौका दे दिया जाए। तो सर वो एंटी इनकम्बेंसी का वो जो अंगूठे का दर्द था, उससे फोकस हट गया, क्योंकि अब घुटने जो है हथौड़ा मार दिया गया है। तो सर एंटी इनकम्बेंसी का जो फीलिंग, जो सेंस, जो थोड़ी सी एक होती है ना पब्लिक में, जी जी, तो वो एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव खत्म कर दिया है नूह मेवात की घटना ने। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने जो है वो पहले तो नूह मेवात के पीछे खुद रह के, और रहने के बाद जो है वो बल्कि बाद में अगर ये कहिए तो उन्होंने जाहिर रहे कितना भी होंगे, कम होंगे ज्यादा होंगे, लेकिन दिखाया बहुत ज्यादा कि हम ही हम हैं। टेक्निकली वहां के तीनों विधायक वो कांग्रेसी। तो ये बहुत कुछ है जिसने हरियाणा की राजनीति, चाहे वो लोकसभा 2024 के हिसाब से हो, चाहे विधानसभा के हिसाब से हो, वो बदली है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर एक बात और भी है, देखिए, जब कोई कम्युनल फ्लेयर अप होता है ना, तो सर उसकी जांच एक तो लंबी चलती है। तो अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो है बुलडोजर एक्टिविटी पे रोक लगा दी है। रोक नहीं लगाई है, हाँ, ना ना, रोक नहीं लगाई है। वही मैं कहने जा रहा था। उन्होंने कहा है कि आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कीजिए। तो कहने कानूनी प्रक्रिया यह होती है कि पहले नोटिस दीजिए, उसको सामान हटाने का मौका दीजिए, तब बुलडोजर फेरिए। तो बिल्कुल, बुलडोजर, इतना ही कहा है। ये हाँ बहुत ज्यादा भ्रम है लोगों के भीतर हाँ कि हाँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐसे अनाधिकृत कृत्यों के खिलाफ जो है बुलडोजर की कार्रवाई रोकी है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। दर्शकों के जानकारी के लिए भी, उसमें यह है कि आप जो कानूनी प्रक्रिया होती है, विधिक प्रक्रिया होती है, नोटिस देने की, उनको खाली करने की, हाँ बस इसका पालन करिए। जी, हाँ बिल्कुल। तो सर खट्टर साहब ने जो बुलडोजर, खट्टर साहब के बुलडोजर जो खड़े हो गए थे, वो हफ्ता 10 दिन में फिर से चलने लगेंगे। उधर बाबा जी ने एक नई डेवलपमेंट की है, आपको भी ध्यान होगा कि यदि आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो 1 करोड़ रुपया वसूल लिया जाएगा। 18 लोगों को चिन्हित करके सबसे जो 4-4 लाख की वसूली। सर, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने यह बता दिया है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय बोलोगे, उसकी कीमत अनमोल है, उसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। लेकिन अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उत्तर प्रदेश की जमीन पर बोला गया तो फिर लाख से लेकर करोड़ों तक का चंदा देना पड़ेगा। आप बोल के दिखाओ। तो 1 करोड़ रुपया वसूली का नोटिस चला गया है उन लड़कों को जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। तो सर सेम पॉलिसी पे खट्टर सरकार अगले 6 महीना चलेगी, और इस दंगे की जांच और इस दंगे में का सफाई अभियान अगले, कहने का मतलब है सर, ये जो घटना है ना, इस तंदूर को, पॉलिटिकल तंदूर को अगले चुनाव तक खट्टर साहब गर्म रखेंगे। आमतौर पर सर ऐसी घटनाएं पब्लिक बड़ी जल्दी भुला देती है ना, परंतु ये घटना भूली नहीं जाएगी चुनाव तक। ये इंपॉर्टेंट है ना सर। भूलने लायक है भी नहीं, भूलने लायक बिल्कुल नहीं है। एक परंपरागत जुलूस, जो धार्मिक जुलूस, जो हिंदुओं का हर साल जाता है, और आप अचानक जो है इस तरीके से उसमें सिर्फ विघ्न नहीं डालते, बल्कि आप हिंदू से लड़ते हैं, आप पुलिस से लड़ रहे हैं, आप व्यवस्था से लड़ रहे हैं, आप हर किसी से लड़ रहे हैं इस देश में। तो आपको ऐसे थोड़ी ना छोड़ दिया जाएगा कि आप इस देश में हर किसी से लड़ते ही रहें। जी, वो असल में एक बात और हुई ना, वो जो जलाभिषेक यात्रा थी उस पर तो हो गया हमला, तो यात्रा अधूरी रह गई। तो हमारा एक धार्मिक अनुष्ठान अधूरा रह गया है, उसको पूरा करना है। तो हिंदू संगठनों ने सरकार को कहा है कि हम अपनी वो अधूरी यात्रा को पूरा करेंगे। उसके लिए बकायदा सरकार को नोटिस दे दिया गया है, और सरकार पे ये दबाव है, सरकार ने कह दिया गया है चुपचाप परमिशन दे दो, अगर नहीं दोगे तो हम बिना परमिशन करेंगे। नहीं तो इसमें भी कुछ अनैतिक नहीं है सर। हाँ, अगर एक धार्मिक यात्रा अधूरी रह गई है
जलाभिषेक अभी नहीं हो पाया है महादेव का, तो सावन चल रहा है और बिल्कुल होना चाहिए। और इसको तो प्रतीकात्मक रूप से हरियाणा के हर जिले हर गांव में अगर फैल जाए। भाई हिंदू सेंटिमेंट, अगर आप हिंदू सेंटिमेंट या बहुसंख्यक सेंटिमेंट जिसकी एक पूजा रोक दी गई, इसी भारत में रोक दी गई, और जब आप ये आरोप लगाते हैं कि इस समय भाजपा की सरकार है, देश में भी है और स्टेट में भी है, तो फिर आप अगर ऐसा होने लगे गांव-गांव अगर जलाभिषेक की यात्रा निकलने लगे, तो फिर क्यों रोकेंगे आप? कैसे रोक सकते हैं आप? इसका तो एक नैतिक कारण और नैतिक वजह भी पैदा हो गई सामने ना। तो साहब उस यात्रा में तो अब सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि उस यात्रा में जो नूह में अब निकलेगी, उस पर खुद खट्टर साहब को और विज साहब को, जो गृह मंत्री हैं, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और ऐसा एक अंदेशा जताया जा रहा है कि इस बार वो यात्रा अब जो निकलेगी उसमें लाखों की भीड़ जुट सकती है, क्योंकि अब तो बहुत सारी पॉलिटिकल फोर्सेस उसमें इन्वॉल्व हो गई ना। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। आने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उसको लेके कांग्रेस बहुत चिंतित है। ठीक बात। तो उसको वही डर सता रहा है कि कहीं जाट हिंदू न बन जाए। ये आपने चलते चलते जो कंक्लूड किया ना कि कांग्रेस की इस समय हरियाणा में सबसे बड़ी चिंता है कि कहीं जाट हिंदू न बन जाए। और ये क्या विडंबना है कांग्रेस के साथ कि इस देश में बहुसंख्यक के वोटों पर 65 साल राज करने वाली कांग्रेस आज अपमानित करने के इस मुहाने पे खड़ी है हिंदुओं को, कि वो ये सोच रही है कि अजय सिंह जी कहीं हिंदू न हो जाए, अवनीश प्रिय शर्मा कहीं हिंदू न हो जाए। यानी हर हिंदू को शक के निगाह से देखना, ये शायद कांग्रेस के लिए एक ऐसी कहानी है जो उसके अंत के ही चैप्टर को लिखेगी। वहां से कांग्रेस का बढ़ंती नहीं होने वाला है। वो चाहे कितनी धोतियां पहन लें, कितने दत्तात्रेय हो जाएं, कुर्ते के ऊपर कितना भी जनेऊ चढ़ा लें, फूल चढ़ा लें, मालाएं चढ़ा लें, मंदिर मंदिर घूम लें। तो बाबा जी, आपने हरियाणा के बारे में देखिए बड़ा सहम सहम पे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन प्रारब्ध के इस मंच पर हम हरियाणा के बारे में, नूह मेवात के बारे में लगातार बात किए हैं। और आज कई लोग ये कह सकते हैं कि आप लोग इसमें राजनीति खोजने लगे। अरे साहब, कहीं कोई घटना हुई है, 6 महीने 8 महीने बाद कोई चुनाव है, और एक नहीं 2 जुड़वा चुनाव है, तो बिना राजनीति के कैसे कोई समाज जिंदा रह सकता है, कोई प्रदेश जिंदा रह सकता है? बाबा जी, आपने हरियाणा पर हरियाणा चुनाव, नूह मेवात दंगे, इनके कनेक्शंस पे हम लोगों ने बात की। उम्मीद है दर्शकों को ये चर्चा पसंद आई होगी। तो आइए दर्शक, आप सभी के बिहाफ से बाबा रामदास जी को धन्यवाद देते हैं इस मंच पर समय देने के लिए। बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को करते हैं प्रणाम। नमस्कार।